हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त होंगे। आज हम पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन करेंगे तो पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन, तो टोटल 120 क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कथन है उत्पादन फलन Z 3R + 2R2 + 2, जहाँ Z उत्पादन है और R2 दो आगते हैं, सजातीय नहीं है। कारण R क्या है? दिए गए उत्पादन फलन में R और R को अचर के गुणा करने पर Z को K द्वारा गुणा नहीं किया जा सकता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्या है? ए तथा R दोनों सही हैं तथा R एक ही सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ए और R दोनों सही हैं तथा R एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन है एरो के अनुसार लोकतांत्रिक निर्णय संभव नहीं है। कारण R क्या है? बहुमत के शासन से सामाजिक चयन का ऐसा स्वरूप उत्पन्न हो सकता है जो संक्रामक नहीं, यद्यपि प्रत्येक मतदाता के संक्रामक अधिमान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए तथा R दोनों सही है, परंतु R ए का सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एरो ने असंभाविता प्रमेय का प्रतिपादन किया। एरो के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय लेने वाले नियम को निम्न कसौटियों को संतुष्ट करना है। नंबर 1, मतदाताओं के अधिमान जो कुछ भी हो इस नियम के द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुंचना है। नंबर 2, सभी संभव परिणाम क्रम में रखने योग्य हैं। नंबर 3, परिणाम व्यक्तिगत अधिमान के अनुकूल हो। नंबर 4, इसे संगत होना चाहिए, अर्थात A > B > C तो A > C होगा। नंबर 5, समाज A तथा B को जिस क्रम में रखता है वह व्यक्ति द्वारा ए और बी के क्रम के अनुसार ही होगा। नंबर 6 क्या देखते हैं? अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जाता है। उपरोक्त कसौटियाँ विवेकपूर्ण हैं। वे यह बताती हैं कि समाज चयन की जिस विधि को अपनाता है उसे तर्कसंगत होना चाहिए तथा व्यक्तिगत अधिमान पर आधारित होना चाहिए, परंतु एक प्रजातांत्रिक समाज जहां निर्णय बहुमत के आधार पर होता है से ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वह तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। इसे ही एरो का असंभाविता प्रमेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीमांत आगम MR और कीमत दोष E के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। MR/P बराबर E-1/E। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीमांत आगम MR और कीमत दोष E के बीच निम्नलिखित संबंध है। AR बराबर MR ब्रैकेट E/E-1 ब्रैकेट 1, MR बराबर AR E-1 ब्रैकेट E-1/E ब्रैकेट 1, MR = P ब्रैकेट 1 ब्रैकेट E-1/E ब्रैकेट 1, AR = P। तो MR/P E बराबर E-1/E। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची फर्स्ट लेखक का सूची सेकंड कृत के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। लेखक कृत अल्फ्रेड मार्शल द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित है। AP लर्नर इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल से संबंधित है। J.R. हिक्स कैपिटल एंड ग्रोथ से संबंधित है। विलियम फेलनर कंपटीशन एमंग द फ्यू से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसकी व्याख्या चेक कर लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित है। AP लर्नर इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल से संबंधित है। J.R. हिक्स कैपिटल एंड ग्रोथ से संबंधित है। विलियम फेलनर कंपटीशन एमंग द फ्यू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विवेकपूर्ण व्यवहार करने वाले एक उपभोक्ता के समक्ष X और Y वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण खरीदने का विकल्प है, जिनकी उसके लिए निम्नलिखित सीमांत उपयोगिता सूचियाँ हैं। इकाइयों की संख्या, प्राप्त सीमांत उपयोगिता X वस्तु से Y वस्तु से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि X और Y वस्तुओं की कीमत उससे 2 रुपये और 1 रुपये हो तो उपभोक्ता अपनी जेब में उपलब्ध 15 रुपये से खरीदना पसंद करे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 इकाइयाँ X की और 5 इकाइयाँ Y की। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। उपभोक्ता तालिका सूची का विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता की संस्थिति वहाँ होगी जहाँ पर दोनों वस्तुओं X एवं Y की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमतों के त्याग के बराबर हो, अर्थात जहाँ mu X/Px बराबर mu y/Py की स्थिति होगी, उपभोक्ता वहीं संतुलन की स्थिति में होगा। प्रश्नानुसार X की कीमत Px बराबर 2P और Py = 1, कुल आय 15, अतः उपभोक्ता X की 2 × 5 = 10 रुपये 5 इकाई एवं Y की 5 × 1 5 रुपये 5 इकाई क्रय करे, जहाँ पर दोनों वस्तुओं की सीमांत उपभोक्ता कीमतों के त्याग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। दिए गए रेखाचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 5 रुपये कीमत होने पर उपभोक्ता अधिशेष चित्रित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा करता है? CEH CE और H। तो ऑप्शन नंबर डी देख लें और इसके व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है, उनका अंतर ही उपभोक्ता बचत कहा जाता है। रेखाचित्र में ₹5 कीमत होने पर उपभोक्ता अधिशेष क्षेत्र CEH प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता अतिरेक बराबर OHB माइनस OBCE बराबर हुआ CEH। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। दिए गए रेखाचित्र में A उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई 2 वस्तुओं X और Y का सम्मिश्रण चित्रित करता है, जबकि बजट रेखा PP' है। रेखाचित्र में B और C X और Y 2 वस्तुओं के अन्य सम्मिश्रण चित्रित करते हैं। कीमत रेखा RR A बिंदु से गुजरती है। उक्त उपभोक्ता के लिए डायग्राम देखते हैं इसका।
तो हम इसका ऑप्शन सी सही है। देखते क्या है ऑप्शन सी। ए और बी से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया। ए के प्रति बी से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है। ए के प्रति बी से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त रेखा चित्र में उपभोक्ता बिंदु ए के प्रति बी से अधिक अधिमान व्यक्त करता है। क्योंकि यह रेखाचित्र सिमुलेशन द्वारा प्रतिपादित व्यक्त अधिमान सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ता अपने व्यवहार के आधार पर किसी वस्तु को चुनता है, तो उसके दो कारण होते हैं। नंबर 1, वह वस्तु अन्य की अपेक्षा सस्ती एवं उच्च अधिमान पर आधारित है। नंबर 2, वह वस्तु अन्य की अपेक्षा उससे ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो 8 दिए गए रेखाचित्र में चित्रित परिस्थिति में ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में कीमत रेखा पी डैश पर उपभोक्ता की वास्तविक आय की तुलना कीमत रेखा पी डैश पर वास्तविक आय के साथ नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त रेखाचित्र में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में कीमत रेखा पी डैश पर उपभोक्ता की वास्तविक आय की तुलना कीमत रेखा पी डैश पर वास्तविक आय के साथ नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। समान मात्रा वक्र समान लागत वक्र को स्पष्ट करता है। नंबर 2, MRTSL के बराबर है PL/PKJ। नंबर 3, MPL/PL बराबर MPK/PK। उन वक्तव्यों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है, यानी तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्पादक के संतुलन बिंदु पर निम्न कथन सही है। नंबर, समान मात्रा वक्र समान लागत वक्र को स्पष्ट करता है। नंबर 2, MRTSL के बराबर है PL/PK। MPL/PL बराबर MPK/PK। तो क्वेश्चन नंबर 10 सकते हैं क्या है। दिए गए रेखाचित्र में BDE औसत परिवर्तनशील लागत का चित्रण है और BCDF सीमांत लागत वक्र को चित्रित करता है। OA न्यूनतम संभव औसत परिवर्तनशील लागत है, पूर्ति वक्र का चित्रण करता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सही है। OA और DF OA और DF। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त चित्र में OA तथा DF पूर्ति वक्र का चित्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिए गए रेखाचित्र में प्रस्तुत परिस्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब वह उत्पादन के उस स्तर को प्राप्त करे जो प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर जो है OM2 से है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, OM2 से। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं क्या है। एक फर्म की संस्थिति के लिए आवश्यक शर्त निम्न है। 1, MC बराबर MR। नंबर 2, MC वक्र MR को नीचे से काटे। उपरोक्त रेखाचित्र में ऐसी स्थिति बिंदु B पर है अतः बिंदु B पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा जिस पर फर्म का उत्पादन OM2 है। क्वेश्चन नंबर 15।
उत्पाद बाजार में एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए यदि साधन ए एकमात्र परिवर्तन साधन है तो साधन ए के लिए फर्म का मांग वक्र ज्ञात होता है। प्रतीकों का समान अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एमआरपी वक्र से। एमआरपी वक्र से इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्पाद बाजार में एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए साधन ए एकमात्र परिवर्तनीय साधन है तो साधन ए के लिए फर्म का मांग वक्र एमआरपी से ज्ञात होता है। उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल मूल्य उत्पादन अथवा कुल आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत आय उत्पाद है। एमआरपी इक्वल टू एमपीपी गुणे एमआर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यदि एक फर्म की कुल लागत टीसी पाई ब्रैकेट में क्यू प्लस के बराबर है, जहाँ क्यू उत्पादन की मात्रा और के स्थिर अंश हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। उसकी औसत उत्पादन लागत पाई क्यूब ब्रैकेट में क्यूब 1 प्लस के अपान क्यू है, उसकी औसत स्थिर लागत के अपान क्यू है। इन वक्तव्यों में इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि एक फर्म की कुल लागत टीसी बराबर पाई ब्रैकेट में क्यू प्लस के बराबर है, जहां क्यू उत्पादन की मात्रा के स्थिर अंश है, तो निम्न कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर है, उसकी औसत उत्पादन लागत पाई ब्रैकेट में क्यू प्लस के अपान क्यू है, उसकी औसत मतलब बी उसकी औसत स्थिर लागत के अपान क्यू है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एक द्विअधिकार संतुलन उत्पादन के संदर्भ में अनुपात द्विअधिकार उत्पाद बटे प्रतियोगी उत्पादन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2/3 के बराबर है। चलिए की व्याख्या देखते हैं। अल्पाधिकार बाजार के द्विअधिकार मॉडल में जहां दो फर्में क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने उत्पादन के निर्धारण में तब तक प्रतियोगिता करती रहती हैं जब तक कि दोनों फर्मों में प्रत्येक फर्म का उत्पादन कुल बाजार मांग का 1/3 के बराबर नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। सॉरी इसकी व्याख्या देखते हैं अभी 14 की। आगे इस प्रकार प्रत्येक फर्म द्वारा 1/3 भाग का उत्पादन किया जाता है और कुल बाजार मांग का 1/3 प्लस बराबर 2/3 ब्रैकेट बंद बराबर 2/3 भाग दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता है और उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 15। कल्पना कीजिए कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एकाधिकार अल्पकालीन संतुलन पर है। अब अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार एकाधिकारी पर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष एकमुश्त कर लगा देती है। इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत अल्पकालीन प्रभाव ऐसा होगा कि वह, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है सी, उत्पादन स्थिर रखेगा और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है, माना कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एक एकाधिकारी अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में है। अब अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार एकाधिकारी पर 5 लाख प्रति वर्ष एकमुश्त कर लगा देती है। इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत प्रभाव ये होगा कि वह उत्पादन स्थिर रखेगा और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकाधिकारी उत्पादन या लाभ पर जो कर लगाया जाता है तो वह इस कर को उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर पाता और संपूर्ण कर भार स्वयं ही वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 16। एक फर्म को पता चलता है कि वस्तु
कि 99 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 995 रुपये है। 100 इकाइयों के उत्पादन की औसत लागत 10 रुपये। जिसका अर्थ है कि इस स्तर पर उत्पादन की सीमांत लागत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 5। इसकी व्याख्या देखते हैं। 99 वस्तु की टीसी बराबर 995, 100 इकाई की औसत लागत AC इक्वल टू 10 रुपये, तो 100 इकाई की कुल लागत TC बराबर ACQ डॉट Q, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 100 इकाई की कुल लागत TC बराबर 1000 आ गई। MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, तो TCN दे रखा है 1000 रुपये, MC इक्वल टू 1000 रुपये माइनस 995 5, MC इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नव क्लास की वितरण सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी और अंश की स्थिरता केवल तभी आ जा पाएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर हो। ऑप्शन नंबर है ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नव क्लास की वितरण सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के अंश की स्थिरता केवल तभी आ पाएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर हो। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। एक संविदा वक्र उपभोग और या उत्पादन। नंबर 1, किन्हीं दो उदासीनता वक्रों के बीच, किन्हीं दो समान मात्रा वक्रों के बीच। नंबर 1, उदासीन वक्र और बजट रेखा के बीच स्पर्शिता बिंदु का रेखा पथ है। तो इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी में क्या है? 1, 2 सही है। किन्हीं दो उदासीनता वक्रों के बीच, किन्हीं दो समान मात्रा वक्रों के बीच। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। एक संविदा वक्र उपभोग या उत्पादन में संबंध में निम्न कथन सत्य है। किन्हीं दो उदासीनता वक्रों के बीच विभिन्न स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है। किन्हीं दो समान मात्रा वक्रों के बीच विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस छतपूरक कसौटी को की x स्थित y स्थित की अपेक्षा सामाजिक तौर पर बेहतर होगी यदि x से लाभ प्राप्त करने वाले नुकसान उठाने वालों की छतपूर्ति कर सकें और इसके बावजूद y पर होने की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रहें। प्रस्तुत किया है, तो ये केल्डर ने किया। ऑप्शन नंबर सी केल्डर। इसकी व्याख्या देखते हैं। केल्डर की छतपूरक कसौटी में x पर स्थित y की स्थिति की अपेक्षा उस समय सामाजिक तौर पर बेहतर होगी जब x से लाभ प्राप्त करने वाले नुकसान उठाने वालों की छतपूर्ति कर सकें और इसके बावजूद y पर होने की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रहें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय उत्पाद के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। नंबर, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपभोग और निवेश के बीच राष्ट्रीय व्यय के बंटवारे की रीत व्यक्त होती है। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3 सही है। तो इसमें डी सही है। 1, 2, 3। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय लेखाओं का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे राष्ट्रीय उत्पाद के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। नंबर 2, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3, उपभोग और निवेश के बीच राष्ट्रीय व्यय के बंटवारे की रीत व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, नंबर 2 निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। फर्स्ट नंबर पर आएगा राष्ट्रीय आय, नंबर 2 पे आएगी, निजी आय नंबर 3 पर आएगी, व्यक्तिगत आय नंबर 4 पर आएगी, प्रयोज्य आय। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सेम है तो फिर भी व्याख्या करना जरूरी होता है।
विभिन्न प्रकार की आय का उनके परिणामों के आधार पर अवरोही अनुक्रम निम्नवत है। राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय। फिर क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रयोज्य आय और व्यक्तिगत कर का एक जोड़ अथवा सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को घटाने के बाद परंतु व्यक्तिगत करों को घटाने से पूर्व चालू व्यक्तिगत आय प्राप्तियाँ। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेमेर व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों, शुल्कों एवं जुर्माने की राशि निकालने के बाद जो शेष बचता है वही प्रयोज्य व्यक्तिगत आय है। तो प्रयोज्य व्यक्तिगत आय बराबर व्यक्तिगत आय माने प्रत्यक्ष कर माने शुल्क एवं जुर्माना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। कुल निवेश व्यय के ज्ञात होने पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर परिणाम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आय में वृद्धि। ठीक है, कुल निवेश व्यय के ज्ञात होने पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। वास्तव में कुल राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह की माप है, अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। सकल राष्ट्रीय बचत से अनुमान लगता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, उपभोग से अधिशेष आय और निवल करों के जोड़ का। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सकल राष्ट्रीय बचत से उपभोग से अधिशेष आय और निवल करों के जोड़ का अनुमान लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सामाजिक लेखाकरण प्रणाली को क्षेत्रों के निम्नलिखित समूह में से किस एक में वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर है उद्यम, परिवार और सरकार। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत में सामाजिक लेखाकरण प्रणाली को उद्यम, परिवार एवं सरकार क्षेत्र समूह में वर्गीकृत किया गया। अच्छा, तो इसका डायग्राम चेक कर लीजिए क्या गया। साधनों के प्रयोग के बदले प्रतिफल चेक कर लीजिए, तो डायग्राम आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किया था। सूचियों के नीचे दिए कुल का उपयोग करते सही का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। आपूर्ति अपनी मांग की स्वयं घोषणा करती है, वर्ण अधिमान को व्यक्त करता है, श्रम विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लें क्या है। अनाज इस कारण महंगा नहीं है कि लगान दिया जा रहा है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज महंगा है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 4, 2, 3 सही है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ये क्या है, आपूर्ति अपनी मांग की स्वयं रचना करती है, ऑप्शन ए से संबंधित, ये भी से। वर्ण अधिमान को व्यक्त करता है, सिमल्सन। श्रम विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है, एडम स्मिथ। अनाज इस कारण महंगा नहीं है कि लगान दिया जा रहा है, बल्कि लगान इसलिए दिया जा रहा है कि अनाज महंगा है, और उसका है रिकॉर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है इसका।
दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दीर्घकालीन कुल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन व्याख्या देखते हैं क्या है। स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दीर्घकालीन कुल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC के बराबर होती है। स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। फ्रीडमैन के अनुसार भविष्य में आय की प्रत्याशा भी उपभोग क्रिया को प्रभावित करती है। स्थायी आय उपभोग पर खर्च की जाने वाली मुख्य आय होती है जो संपत्ति की मात्रा पर प्रभाव नहीं डालती। ये समय की अवधि एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी औसत उपभोग 3 तत्वों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या क्या तत्व हैं वो? नंबर 1 ब्याज की दर। नंबर 2 संपत्ति तथा गैर संपत्ति आय एवं राष्ट्रीय आय के बीच अनुपात। नंबर 3 उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि कीमत स्तर वृद्धि की प्रत्याशा है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। बी में क्या है? पूंजी के भावी प्रतिफल में वृद्धि होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। यदि कीमत स्तर में वृद्धि की प्रत्याशा है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि पूंजी के भावी प्रतिफल में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। दिए गए रेखाचित्र में मुद्रा अपेक्षी मांग वक्र 1R के 4 क्षेत्र R1 R2 R3 R4 तरलता पास दिखाते हैं तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी R3 और R4 क्षेत्र R3 और R4 क्षेत्र। ठीक है, ये सही है। मुद्रा की अपेक्षा मांग है। कुछ इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या? उपरोक्त रेखाचित्र में R3 व R4 क्षेत्र तरलता पास की स्थिति दिखाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ब्याज की अत्यंत निम्न दर पर मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं क्या है। कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। कुल उपभोग के स्तर में होने वाले परिवर्तन तक कुल आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC कहते हैं। तो MPC = डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होता है। MPC का मूल मान 0 से अधिक एवं इकाई से कम होती है अर्थात O MPC 1। नंबर 2 आय वृद्धि के साथ साथ MPC घटती जाती है। गरीबों की MPC धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है। 32 क्वेश्चन नंबर। तो अति गुणक से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। गुणक और त्वरक की अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। अति गुणक का प्रतिपादन हिक्स ने किया। गुणक एवं त्वरक की अंतरक्रिया को अति गुणक कहते हैं। अति गुणक बराबर 1/(C - G)। इस प्रकार आय पर प्रारंभिक निवेश का कुल प्रभाव मापने के लिए गुणक एवं त्वरक को गणितीय विधि से मिला दिया जिसे अति गुणक कहते हैं। त्वरक गुणक के सम्मिलित प्रभाव को लीवरेज प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कीन्स के तरलता अधिमान ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मुद्रा की अपेक्षा मांग के विषय में। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत में मुद्रा की मांग 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। नंबर 2 पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। नंबर 3 सट्टा उद्देश्य अपेक्षी के लिए मुद्रा की मांग।
जिसमें अपेक्षी मांग भविष्य में पूंजीगत लाभ के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। सन 1970-71 में निव्वल घरेलू उत्पाद उसी वर्ष प्रचलित कीमतों पर आकलित किए जाने पर 34,368 करोड़ रुपए था। सन 1976-77 में ये निव्वल घरेलू उत्पाद उस वर्ष प्रचलित कीमतों पर तो 66,561 करोड़ रुपए था। सन 1970-71 की कीमतों पर 40,395 करोड़ रुपए था। वास्तविक निव्वल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.27 करोड़ रुपए है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। 1970-71 में निव्वल घरेलू उत्पाद 34,368, 1976-77 निव्वल घरेलू उत्पाद 40,395, तो वास्तविक निव्वल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 60-70 यानी 6,027 करोड़ रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, 1, 3 और 4 क्या है? पहला, ब्याज दर एक वास्तविक तत्व है, नव क्लास की अर्थशास्त्र से संबंधित है। नंबर 2 3, 1, 3, 4 ब्याज दर बचत स्तर को निर्धारित नहीं करती, केंद्रीय संप्रदाय से संबंधित। घटी हुई ब्याज दरें अपने साथ ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं लाती हैं जो अधिक घुमावदार होती हैं, वाम वर्ग से संबंधित है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित, तो ये ब्याज दर एक वास्तविक तत्व है, नव क्लास की अर्थशास्त्र से संबंधित है। ब्याज दर एक मौद्रिक तत्व है, केंद्र से संबंधित। ब्याज दर बचत स्तर को निर्धारित नहीं करती, केंद्रीय संप्रदाय से संबंधित है। घटी हुई ब्याज दरें अपने साथ ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं लाती हैं जो अधिक घुमावदार होती हैं, वाम वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। कथन है, वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग और समग्र आपूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। कारण राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप में समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए आर दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास नंबर 1 अनवरत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? अल्पकालीन प्रक्रिया, दीर्घकालीन प्रक्रिया। तो इन दोनों में कौन सा बी सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 मतलब अनवरत प्रक्रिया है, मतलब दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इससे आर्थिक विषमता में कमी, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में सुधार तथा परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मायर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या। वह सूचक जो आयु, संभावित और साक्षरता के सामाजिक सूचकों का मूल आय के उस माप से सम्मिलन करता है जो लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित है, कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सी सही में क्या है? मानव विकास सूचक। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं क्या है। वह सूचक
जो आयु संभाव्यता और साक्षरता के सामाजिक सूचकों का मूल आय के उस माप से सम्मिलन करता है जो लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित है। मानव विकास सूचक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, तो हम देखते हैं क्या किससे संबंधित है। क्वेश्चन है पूंजी की अंतर्लयन क्षमता किससे संबंधित है? एम कैल्स्की से संबंधित है। ठीक है। बी प्रौद्योगिकीय द्वैतात्मकता किससे संबंधित है? बी हिंदी से संबंधित है। अनुमेय और वाद्य अनुक्रम किससे संबंधित है? ए ओ हर्समैन से संबंधित है। ए ओ हर्समैन से संबंधित है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है डी मॉरिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। पूंजी की अंतर्लयन क्षमता एम कैल्स्की से संबंधित है। नंबर बी प्रौद्योगिकीय द्वैतात्मकता बी हिंदी से संबंधित है। अनुमेय एवं वाद्य अनुक्रम ए ओ हर्समैन से संबंधित है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है डी मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ है। नंबर 1 बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ। नंबर 2 महानताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। नंबर अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। नंबर 4 जनसंख्या की ऊंची वृद्धि के कल्पित अस्तित्व के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है और 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। रोजेनस्टीन रोडान ने बड़े धक्के के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये संतुलित विकास के समर्थक थे। गरीबी के दुष्चक्र और स्थिरता के भंवर जाल में फंसी अविकसित अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनियोग रूपी बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। रोडान ने अहम वस्तुओं को प्राप्त करने की संभावना को बड़े धक्के के सिद्धांत को प्रमुख आधार माना है। इसके लिए इन्होंने 3 अविभाज्यताओं की बात की है। नंबर 1 उत्पादन फलन की अविभाज्यता। नंबर 2 मांग की अविभाज्यता। नंबर 3 देखते हैं क्या है। नंबर 3 है वस्तुओं की पूर्ति में अविभाज्यता। प्राय अल्प विकसित देशों में उत्पादन फलन की अनेक अविभाज्यताएं पाई जाती हैं, जिनमें सामाजिक उपरिव्यय पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यताएं प्रमुख है। 41 देखते क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या डब्ल्यू रोस्टोव के समृद्धि के चरणों में परिपक्वता की ओर चालन का चरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्कृष्ट अवस्था चरण के बाद आता है। ठीक है, तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रोफेसर रोस्टोव ने अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। वो व्यवस्थाएं क्या देखते हैं। परंपरागत